ऑडियो वीडियो क्लियर है? कंफर्म करेंगे आप लोग एक बार। यस सर। चलिए। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग समझे थे, जस्ट कुछ लिखे नहीं थे ना हम लोग। सिर्फ हाँ सर। सिर्फ ऑफलाइन क्लास में हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश किए थे कि क्या होता है फ्रिक्शन वगैरह। हमारा सारे लोग वीडियो देख लिए हैं हम लोग। पहला चैप्टर, इधर जितने लोग हैं। चलिए। वो एप्लीकेशन आ गया हम लोग का, प्ले स्टोर पे आ गया है, लेकिन उसमें कुछ और भी काम है, जैसे कि बैच कोड वगैरह लगाने वगैरह का। आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं अभी प्ले स्टोर पे। इकरा मैथ्स बोल के होगा, IQRAMATHS। और वो पाई का ऐसा सिंबल होगा और नीचे लिखा होगा इकरा मैथ्स, ऐसा कुछ। तो इसको डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम ऑलरेडी, वो प्रोबेबिलिटी और इसका मैकेनिक्स वाला। अभी कुछ मतलब जस्ट रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर करके और उसके बाद वीडियो वगैरह सब वहीं पे मिलेगी। अभी तक तो हम लोग यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे दे रहे थे ना। लाइव वगैरह भी शायद हम लोग वहीं से करें, क्योंकि ज़रूरत ना पड़ेगा हम लोगों को शायद जूम का। एप्लीकेशन में ही लाइव हो जाएगा। देखते हैं, उस पर अभी और भी काम बाकी है, धीरे धीरे वो चल रहा है उस पर काम। चलिए, सबसे पहले तो फ्रिक्शन के ऊपर जो बात किए थे उसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम फ्रिक्शन, आप लोग हेडिंग कर लेंगे। डेफिनेशन: द प्रॉपर्टी ऑफ रफनेस ऑफ बॉडी बाय virtue of which a force is exerted to resist the motion. Resist the motion of one upon other, another, one upon another is called friction. सर लिंक सेंड कर दीजिएगा। हाँ, हम लिंक सेंड कर देंगे आज। सर आप ऐप का लिंक सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, हम सेंड कर देंगे। इज कॉल्ड फ्रिक्शन। और डाउनलोड करने के बाद वो कुछ रिव्यू वगैरह देना होता है, वो द्वारा दे देंगे आप लोग, है ना। फ्रिक्शन एंड द फोर्स is called friction, and the force exerted is called force of friction. Force of friction। ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से 40-45 मिनट बात किए हैं इस पे। देन हमने देखा था स्टैटिकल फ्रिक्शन। स्टैटिकल फ्रिक्शन: when a body when a body is contact with another contact with another body is। दीपक सर एक बार ऊपर वाला दिखाइए ना। हाँ, ये फ्रिक्शन वाला डेफिनेशन है हम लोग का। When a body is contact with another body is in the position of। हो गया सर, थैंक यू। हो गया फिर। is in the position of equilibrium, and this frictional force। बॉडी हमारा क्या रहे? इक्विलिब्रियम में रहे। दिस
फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स frictional force is just is just sufficient to maintain the equilibrium. The friction exerted is called the statical friction. Is called the statical friction. सर पहला वाला लाइन एक बार चेक करिए ना। When a body is contact with another body is in the position of equilibrium and this ठीक है when a body is contact with ठीक है ना another body is in the position of equilibrium and this frictional force is just sufficient to maintain the equilibrium. क्या प्रॉब्लम लग रहा है बताइए एक बार। सर जो इक्विलिब्रियम है वो पहले बॉडी के लिए है ना। पहले बॉडी के लिए मतलब जैसे बिना बॉडी जो लिखे हुए हैं उसके लिए है ना वो कंडीशन। हाँ हाँ सर ये। ठीक है ना। ठीक है कोई दिक्कत नहीं इधर इज कॉल्ड द स्टैटिकल फ्रिक्शन। देन हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की। लिमिटिंग फ्रिक्शन when one body is just on the point of contact if sorry point on the point sliding on another sliding on आप लोग रजिस्टर कर रहे हैं क्या। नहीं ये तो ऐप में इसको साइलेंट कर देते हैं। स्लाइडिंग ऑन another the friction exerted attains its maximum value maximum value is called limiting friction limiting friction the equilibrium in this case is said to be limiting equilibrium अंडरलाइन करेंगे अटेंस मैक्सिमम वैल्यू ये फ्रिक्शन एक्सर्टेड अटेंस इट्स मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। देन हम लोग बात किए थे फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देन उसके बाद डायनामिकल फ्रिक्शन की बात किए थे हम लोग है ना। डायनामिकल फ्रिक्शन क्या था कि व्हेन अ बॉडी एक्चुअली मूव व्हेन अ बॉडी एक्चुअली मूव्स और कंटिन्यू मूविंग on another body the friction exerted the friction
exerted is called the dynamical friction. Dynamical friction. यहां तक कोई इसकी दिक्कत नहीं है। आप लोग नोट करके मुझे एक बार कंफर्म करिएगा। सर और के बाद क्या लिखा? कंटिन्यू। अच्छा, NUE होता है ना। कंटिन्यू मूविंग ऑन एनदर बॉडी। हाँ सर हो गया। चलिए, कुछ लॉ है इसके। इसको लिखेंगे। अच्छा, इसका रोलिंग और इसके ऊपर भी हम लोग लिखे थे, लेकिन उसका कुछ मेन डेफिनेशन टाइप का देखना होगा, कहीं पे होगा तो उसको करा देंगे। नोट लिखिएगा जरा। इट इज ऑब्वियस दैट स्टैटिकल फ्रिक्शन and dynamical friction dynamical dynamical friction are less than limiting friction. Limiting friction. The limiting friction will the limiting friction will come into will come into existence when the body is just about the slip or slide. Just about to slip or slide. नोट करके मुझे कंफर्म करेंगे ना। हो गया सर। चलिए, देखिए अलग अलग है सर जैसे। हाँ बोलिए। सर विल के बाद क्या लिखा हो? अबाउट टू स्लिप और स्लाइड इज नहीं जस्ट सर, विल के बाद सर, विल। will come into existence. COME, come into existence when the body is just about to slip or slide. ठीक है ना। हाँ सर। चलिए, एक लॉ है। अगर हम बात करें इधर तो स्टैटिकल फ्रिक्शंस के दो लॉ और लिमिटिंग फ्रिक्शंस के तीन लॉ है हमारे। डायनेमिकल फ्रिक्शन के वो इसी में आ जाएगा। तो जो एक लॉ हमने आपको बताया था कि क्या, जो भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी मूव करेगा, ठीक इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन में भी और तीन लॉ हैं। वो तीन लॉ किस बात के हैं तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इधर। वो बॉडी किस टाइप का है उस उधर ऊपर बात करेंगे। लॉ ऑफ, ऐसे लिख लीजिएगा, लॉज ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन। लॉज ऑफ स्टैटिकल फ्रिक्शन। ध्यान रहे, इधर जो दो लॉ लिखेंगे हम, ये दोनों लॉ आगे भी काम आएगा, डायनामिकल में भी और लिमिटिंग में भी। दोनों एक। व्हेन अ बॉडी
rests in contact with a rough surface or another rough body, and is acted on by forces urging it to slide on the surface. यू आर इसका स्पेलिंग थोड़ा सा, it to slide on the surface, surface. The force of friction, the force of friction at the point of contact, satisfies the following laws. नोट करिए तो आप लोग। यहाँ तक नोट कर लिए, चले आगे। यस सर। तो लॉ क्या है इसके? सबसे पहले लॉ है व्हेन, लॉ वन, व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, बस इसी को अंडरलाइन करना है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, the direction of the friction, one of them at its point of contact, at its point of contact is, opposite को भी अंडरलाइन करेंगे, opposite to the direction in which this point of contact would commence to move, ये हमारा था लॉ नंबर 1। लॉ नंबर 2, ये स्टैटिकल की बात कर रहे हैं ना, स्टैटिकल में है, द मैग्नीट्यूड of the friction is, the magnitude of the friction is, मैग्नीट्यूड फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, तो कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन इज व्हेन देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज
इक्विलिब्रियम just sufficient just sufficient to prevent the body from moving। स्टैटिकल में डन। यस सर। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए भी पहला लॉ जो है वो तो होल्ड करेगा, लेकिन इसके और तीन लॉ हैं। लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पेज चेंज कर लेते हैं हम। यहां तक सब लोग नोट कर लिए तो एक बार कंफर्म कर दीजिए। हाँ सर। हाँ सर। चलिए, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो पहला लॉ तो होगा ही, द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन। सर थोड़ा स्लो लिखिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। मुझे लग रहा है हम ज्यादा स्लो चल रहे हैं आज, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। द डायरेक्शन ऑफ, आप बोलिएगा हम रुक जाएंगे। द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गिवन बाय लॉ 1। सर लिमिटिंग के बाद कुछ नहीं लिखा। द डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज गिवन बाय लॉ 1। ऑल्सो थ्री फॉलोइंग लॉस। क्या देखा था हमने? लॉस। एक तो हमने देखा कि जो कांस्टेंट रेशियो होता है किसका, फ्रिक्शनल फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का, कोफिशिएंट ऑफ रेशियो, यही हमारा क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको लिख देते हैं लॉ नंबर 3। दो तो उधर हो गया। तीसरा लॉ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द, सर ये लॉ में क्या लिखे, ऑल्सो थ्री फॉलोइंग लॉज? हाँ तीन और लॉ होंगे इसके लिमिटिंग फ्रिक्शंस के। एक दो उधर हो गया स्टैटिकल में, जिसमें से एक ये फॉलो कर रहा है। तीसरा एक और लॉ है इसका, जो हमने बात किया था ना, F/R = μ। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का ही मैग्नीट्यूड है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको बोल रहे थे हम लोग, कांस्टेंट रेशियो। अगर स्टैटिकल की बात करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा। ठीक है ना, आएंगे अभी इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो जस्ट जो जो चीज हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे उसको लिख रहे हैं। अच्छा, ये लॉ नहीं समझे थे हम लोग, सिर्फ पहला लॉ समझे थे। द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज, लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज bears a constant ratio, राशन हो गया फिर से, टू द नॉर्मल फ्रिक्शन NOR। इसको नॉर्मल, सर ऑलवेज के बाद क्या लिखा है?
ऑलवेज बियर्स, BEARS, बियर्स, बियर्स, जो जो भी पढ़ते हो इसको प्रोनाउंसिएशन जैसे कर रहे हैं, रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन कर लेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑलवेज bears a constant ratio to the normal reaction, and this ratio depends only on the substances, किस चीज का बना है ये, substances of which the bodies are connected, which the bodies connected नहीं, composed, Done. चलिए चौथा लॉ क्या है इसका, लॉ नंबर 4, the limiting friction is independent of the extent and shape of the surface, of the surfaces in contact. So long as the normal reaction is unaltered. Unaltered. इसको क्लियर करते हैं। लॉ नंबर 5, when motion ensues by one body sliding over the other, the direction of friction is opposite. इसमें सब कंप्लीट आ जाएगा, देखते हैं कैसे कैसे आएगा ये। द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टेटमेंट है ये, चल रहा है, फाइनल कंक्लूजन आएगा इसी लॉ में। द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज, गड़बड़ है क्या, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, semicolon. The magnitude of the friction, the magnitude of the friction, the magnitude of the friction is independent of the velocity of the velocity। इसको अंडरलाइन करेंगे। The friction, the magnitude of the friction is independent of the velocity
comma, but the ratio of the friction to the normal reaction is slightly less than when the body is at rest just on the point of motion. Rest and just on the point of motion. मतलब क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीटली बोलने का मतलब कि जो F अपॉन आर इज इक्वल टू जो म्यू था कांस्टेंट रेशियो, अगर ये रेस्ट में रहा तो लेस देन, लिमिटिंग फ्रिक्शन में आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा हमारा। ये मैक्स टू मैक्स हमारा जो ये होगा वो क्या हो जाएगा, F अपॉन आर। ठीक, क्लियर। नोट करके कंफर्म करिएगा आप। हाँ सर, हो गया। फ्रिक्शन के ऊपर हम लोग बात किए, उसके बाद ये लिमिटिंग, स्टैटिकल, डायनामिकल और इसके लॉ के ऊपर बात की है। हम लोग लास्ट क्लास में सर कोफिशिएंट, आप लेस देन इक्वल्स टू म्यू लिखे हैं ना? हाँ ये इसको लिखेंगे अभी, यहाँ पे लिखेंगे अभी इसके बाद वाले में F अपन आर। और सर उस ये जो वर्ड है ना, फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट लिखे है ना वो? डिपेंडेंट कौन सा वाले में? सर आपने उधर मतलब हाईलाइट किया है। हाँ, फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट लिखे ऑफ द वेलोसिटी। वो इंडिपेंडेंट, अच्छा हाँ, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी होगा। आएंगे को इसको और डिटेल बात करेंगे अभी, जब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो और इसके ऊपर ओपन होगा, खुलेगा इस चीज को। दिन बात करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या था, कांस्टेंट रेशियो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का, या फिर नॉर्मल प्रेशर भी बोलते हैं हम लोग। जैसे हम लोग कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे ऑन द स्मूथ कर्व पे, तो नॉर्मल रिएक्शन को प्रेशर भी बात कर रहे थे कि इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा। द कांस्टेंट रेशियो द कांस्टेंट रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ध्यान रहे ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में इक्वल लिखेंगे ना, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं होगा तो लेस देन हो जाएगा ये। लेकिन मैक्सिमम टाइम में हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन पे ही काम करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन में शो करने के लिए जब बोलेगा तो वहां पे लेस और इक्वल टू भी यूज कर लेंगे हम लोग। द कांस्टेंट रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स को हमने एफ से दिखाया था। ये फ्रिक्शन फोर्स तीन टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिकल भी हो सकते हैं, लिमिटिंग भी हो सकते हैं, डायनामिकल भी हो सकते हैं। सर डायनामिकल फ्रिक्शन के बारे में तो नहीं हम लोग एक्स्ट्रा कुछ पढ़े, नहीं पढ़ना है उसके बारे में। स्टैटिकल और लिमिटिंग, जब अगर हमारा बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिकल फ्रिक्शन लग रहा होगा और ये लेस देन में होगा। अगर हमारा लिमिटिंग लग रहा होगा तो इक्वल लगेगा। सिर्फ फ्रिक्शन बोलेगा तो हम लिखेंगे एफ अपन आर इज लेस और इक्वल टू न्यू की बात करेंगे हम लोग, है ना। अभी सिर्फ मोटा मोटी जानना है ये चीज कि द कांस्टेंट रेशियो ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड एफ टू सॉरी टू द नॉर्मल प्रेशर is called the coefficient of friction, and is generally
डिनोटेड बाई म्यू। हेंस हेंस if F be the limiting friction and R be the normal reaction या normal pressure, then F upon R is equal to म्यू, या फिर F is equal to म्यू R। अगर लिमिटिंग ना हो के स्टैटिकल हो तो लेस देन आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं इस बात को, म्यू का वैल्यू हमने लास्ट क्लास हम ऑफलाइन क्लास में म्यू का वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बात किए थे, आज कंप्लीटली इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। ঠিক আছে। है क्या? म्यू का वैल्यू जस्ट हम यहाँ पे अब ऐसे करके लिख देते हैं, नोट करके ना, नोट करके, क्योंकि फिर ज्यादा लैंग्वेज लिखना पड़ जाएगा। कि म्यू का जो वैल्यू होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का सब्सटेंस है हमारा। सेकेंड नंबर, अगर म्यू इज इक्वल टू हमारा 0 है, इसका मतलब क्या है? मीन्स बॉडीज आर मीन्स द बॉडीज आर परफेक्टली स्मूथ, परफेक्टली CTLY स्मूथ। ठीक। और एक ये करके लिख लेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम, 3 नंबर, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फॉर इक्विलिब्रियम F अपॉन R जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन म्यू हो जाएगा। फोर्थ नंबर, फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम F अपॉन R क्या हो जाएगा? वो म्यू के इक्वल हो जाएगा। फॉर मोशन, या फिर हम बात कर ले कि फॉर मोशन ही लिख लीजिए, ये F अपॉन R जो होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा म्यू के, तब फिर हमारा बॉडी जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा हो जाए, कांस्टेंट रेशियो और ये नॉर्मल रिएक्शन के, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? डायनेमिकल फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या फिर मोशन में जब बॉडी आ जाए तब की बात बोल सकते हैं हम इसको। डन। नोट करके कंफर्म करिएगा आप लोग। हो गया सर। ठीक है ना? अब हमें बात करनी थी इधर रिजल्टेंट, किसके किसके ऊपर बात किए थे हम लोग लास्ट क्लास में। एक तो हम लोग बात किए थे फ्रिक्शन, स्टैटिकल फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायनेमिकल फ्रिक्शन एंड लॉस, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बाद हम लोग बात किए थे रिजल्टेंट रिएक्शन के ऊपर, है ना? तो रिजल्टेंट रिएक्शन के लिए थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग भी। आज थोड़ा सा आप लोग का लिखने वाला काम ज्यादा है, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग समझने वाला काम कर चुके थे। रिजल्टेंट रिएक्शन एक पिक्चर बनाएंगे अच्छा सा, और उसी पे सब कंप्लीट कर देंगे हम लोग। टेढ़ा हो गया ये, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा क्योंकि सब कुछ उसमें लिखा जा सके, जैसे हम लोग क्लास में बनाए थे ना वैसे ही। ये समझ लेते हैं कि कुछ ना कुछ लकड़ी का कोई बॉक्स वगैरह है। अच्छा, इसका जो सेंटर ऑफ मास ले रहे हैं ना सर, इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, लेकिन हम जस्ट एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमारा काम किधर है? इधर फ्रिक्शन फोर्स को काम करना है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो इसका वेट जो लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये W। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन R, हमने R से ही नोट किया था। और अगर हम फोर्स इस साइड लगा रहे हैं, इस फोर्स को P बोलते हैं,
पी फोर्स जो खींच रहे हैं, जो यहाँ से ढकेल रहे हैं या फिर खींच रहे हैं, वो पी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमारा एफ इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है या फिर रिजल्टेंट रिएक्शन है, वो रिजल्टेंट रिएक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट रिएक्शन सारा नाम यहीं पे लिख लेंगे क्योंकि क्लियर रहे। और ये जो एंगल बनता है रिजल्टेंट रिएक्शन और किसके बीच में, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसका स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, लैम्डा। यहाँ पे लिखेंगे दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको नोट करते हैं लैम्डा से, ठीक ना। डन। और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल किसके होता है, इसको आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं म्यू आर के इक्वल होता है। द लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग at right angles to each other have a resultant force cs, which is called resultant reaction resultant reaction then s is equal to क्या हो सकता है, s is equal to रूट अंडर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। और एफ स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, म्यू आर के इक्वल है ये, तो म्यू आर का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट हो जाएगा ये। यानी कि यहाँ से हम क्या देख पाएंगे, आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले ले तो आर आ जाएगा बाहर में, और ये हो जाएगा हमारा 1 + म्यू स्क्वायर। तो एक चीज और निकल के आया रिजल्ट कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसका एक रिलेशन हमने देखा, रिजल्टेंट रिएक्शन का नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन। हो गया सर। नेक्स्ट हमें बात करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, वो तो दिख ही रहा है सर यहाँ पे कि नॉर्मल रिएक्शन। हाँ बोलिए। आवाज तो नहीं आ रहा है, किन्हीं को अगर आवाज आ रहा है तो मुझे बताएंगे जरा आप लोग। आवाज बहुत कट रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं। आप चाहें तो चैट में लिख सकते हैं। चला जाए, क्या हुआ, हो गया चलिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और क्या भाई, हो गया का, हो गया का, हो गया 6 लिखना चाहते हैं शायद। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ
friction. When the body is limiting या फिर equilibrium is limiting, when the equilibrium is limiting, if the friction and normal reaction be compounded, मतलब उसको एक रिजल्टेंट की तरह काउंट कर किया जाए, compounded into one single force, क्या बोलते हैं इसको? रिजल्टेंट रिएक्शन, सिंगल फोर्स, द एंगल विच दिस फोर्स, कौन सा? रिजल्टेंट रिएक्शन, दिस फोर्स mix with the normal is called the angle of friction, and the single force के बारे में तो जानते ही हम लोग, and it is denoted by lambda, and it is denoted by lambda. और कुछ रिलेशन इसका देख लिया जाए। पेज चेंज करना पड़ेगा, इसको नोट कर लीजिएगा तो फिर चेंज कर लेंगे। हाँ सर, हो गया। हो गया, सब लोग नोट कर लिए ना? एक दो लोग और कंफर्म करेंगे फिर चलते हैं। यस सर, चलिए फिर। फ्रॉम द एबव फिगर जो हम लोग अभी बनाए थे, हम क्या देख पा रहे थे कि ये था हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ये था नॉर्मल रिएक्शन आर, और ये था एस, और ये था लैम्डा। तो आर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू एस लैम्डा, आर इज इक्वल टू एस लैम्डा, एस कॉस लैम्डा, और एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस साइन लैम्डा। देयरफॉर इसको 1 और 2 बोलेकर, फ्रॉम 1 एंड 2 साइन लैम्डा अपन कॉस लैम्डा, tan लैम्डा इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, that imply tan lambda is equal to mu, since f upon r is equal to mu, and lambda is equal to angle of friction, this is tan inverse mu. ये भी एक रिलेशन हम लोग को जानने को मिला। एक लास्ट हम लोग जो लास्ट क्लास में बात किए थे वो था हमारा कोन ऑफ फ्रिक्शन। डन, चलिए फिर कंप्लीट। नेक्स्ट एक और था हमारा कोन ऑफ फ्रिक्शन, कोन ऑफ फ्रिक्शन। If with the point of contact, with the point of contact
ओ एज वर्टेक्स, पिक्चर बना लेते हैं अभी इसका। वर्टेक्स, द कॉमन नॉर्मल, द कॉमन नॉर्मल as axis and the angle of friction, and the angle of friction, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या था हमारा, लैम्डा, और लैम्डा क्या था हमारा, tan इनवर्स म्यू, as the semi vertical angle or cone is described, that cone is called, that cone is called the cone of friction, cone of friction। ऐसा सरफेस बना के काम करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि अच्छा पिक्चर देखिए, सीधा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही रखते हैं हम लोग। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन था, और इधर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था, और ये रिजल्टेंट था एस, और ये था लैम्डा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ था, ठीक ना, और एफ इज इक्वल टू म्यू बार लग रहा था हमारा। तो ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कोण ऑफ फ्रिक्शन। सर एक बार स्क्रीन ऊपर करिए, ठीक है। प्लेइंग म्यूजिक यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, इतना ठीक है। यस सर, डन, ठीक है। अगला एक हेडिंग करेंगे हम लोग कि इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेवी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेवी, जस्ट एक सेकंड रुकेंगे आपको। तुम्हारा से इक्विलिब्रियम ऑफ अ heavy body on a rough horizontal plane under a force, under a force, इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेवी बॉडी। कंडीशन देखेंगे क्या, मतलब कंडीशन रहेगा। इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेवी बॉडी ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर
फोर्स। डन। ओके, एक पिक्चर बनाएंगे। सपोज करते हैं कि यह हमारा कोई बॉडी है। ध्यान रहे हम इसका सेंटर ऑफ मास इसी पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि दो दो लाइन ना बनाना पड़े। नहीं तो बहुत सारे बुक में देखिएगा ऐसे बनाया होगा। कैसे? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लिया होगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। और सेंटर ऑफ मास से ही हमारा, अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, एफ। एंड दिस एफ इज इक्वल टू म्यू आर। ये पुलिंग फोर्स है हमारा पी, जो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल से खींचा जा रहा था। ये एंगल क्या है? थीटा। इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास से। और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आर। अब ये जो कोई फोर्स लग रहा है ना, क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेवी बॉडी। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए एक हेवी बॉडी का, जिसके पास वेट है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अंडर अ फोर्स। अब अंडर अ फोर्स आप प्लेन, इस फोर्स को आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। हमने ये पी फोर्स लिया है एंगल थीटा, अब वो एंगल 90 डिग्री का होगा या फिर क्या होगा फोर्स का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, इसलिए मैंने थीटा ले लिया है एक जनरल केस की तरह। ठीक ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, आई होप सब क्लियर है। लेट अ वेट, लेट अ वेट W be placed on a horizontal plane and acted under a force P, making angle theta with the horizontal plane, with the horizontal plane, and R be the normal reaction. Let R be the normal reaction, एंड म्यू बी द, आप लोगों को कुछ नॉइज वगैरह आ रहा है क्या, या फिर कुछ हल्ला कुल्ला का कुछ आवाज? एंड म्यू द, हाँ सर, पहले आ रहा था, नहीं आ रहा। बीच बीच में आ रहा है ना, म्यू द coefficient of friction, coefficient of friction for the body and the rough horizontal plane, and mu be the coefficient of friction for the body and the rough horizontal plane, rough horizontal plane.
if the weight is just on the point of contact, फिर point of moving, then F is equal to mu r is the force of friction. Force of friction along the plane. ये तो जैसे इंट्रो पार्ट हो गया इसका। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ये बॉडी, तो P का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? दिस इज P cos थीटा, और इस P का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? P sin थीटा। ठीक है, अभी नॉर्मल रिएक्शन की रिजल्टेंट रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, इसका मतलब P cos थीटा जो इस डायरेक्शन में जितना फोर्स लग रहा है, इसको कौन कौन बैलेंस कर रहा होगा? तो इस डायरेक्शन में P cos थीटा है, तो ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में F है, यानी म्यू आर लग रहा होगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो P cos थीटा हेयर करके लिखिएगा, यहाँ से यहाँ आके लिखेंगे ना, मतलब इसको लिखना है, मतलब हम साइड में लिख रहे हैं क्योंकि ये कुछ लोग लिख रहे होंगे इसलिए। हेयर P cos थीटा इज इक्वल टू F, और F इज इक्वल टू हमारा म्यू आर है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। और P sin थीटा भी लग रहा है इस डायरेक्शन में, और R भी लग रहा है, तो P sin थीटा और प्लस R, इन दोनों फोर्स को एक अकेला वेट बैलेंस कर रहा है W, तभी तो जाके ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा हमारा। अगर R को एलिमिनेट, कुछ रिलेशन फाइंड करने वाले हैं हम और कुछ नहीं। अगर एलिमिनेट कर दें यहां से R को, एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग R फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये P, R को एलिमिनेट करना है ना, तो म्यू आ रहा है हमारा इधर, P म्यू साइन थीटा, R की जगह पे म्यू W। क्या कर ले इसको, म्यू आर, म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको और ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, इधर का सब लोग नोट कर लिए? एक बार कंफर्म करेंगे, यहाँ तक सब लोग लिख चुके हैं इधर? सर एक सर सेकंड इधर इक्वेशन में म्यू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन से। हाँ वही करेंगे। इधर आप लोग नोट कर लिए हैं तो बताइए, फिर हम इधर कर लेते, जगह बन जाएगा थोड़ा। इधर हो गया ना? ये सर नो बता दीजिए एक बार। हाँ 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 सर, नहीं सर ऐड करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट में। हाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा? P cos थीटा और माइनस म्यू आर, और इधर क्या हो जाएगा? P sin थीटा, और म्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस म्यू आर और माइनस W, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो म्यू आर और म्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो P को बाहर करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास? इधर मिल जाएगा हमें, ऐड कर रहे हैं ना, तो म्यू साइन थीटा मिल जाएगा और प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा, क्या फिर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इधर हमारा माइनस में W ना रख के इसको W कर लेते हैं। अच्छा, म्यू से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा ना, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू W। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल के रख लेते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन है, रफ प्लेन है, जस्ट कंडीशन चेक करते हैं हम लोग, और कुछ नहीं। P फोर्स जो है वो कैसे कैसे आएगा हमारा, उसके ऊपर बात करेंगे अभी। और हम लोग जानते हैं कि लेट लैम्डा अगर हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एक और चीज नोट करके लिखाना था मुझे, लिखाएंगे अभी। फ्रिक्शन, देयरफॉर tan लैम्डा इज इक्वल टू, अभी हमने देख के आया कि ये म्यू के इक्वल होता है, तो tan लैम्डा अगर म्यू के इक्वल है तो इसको अगर हम 4 बोल दें, तो फ्रॉम 3 एंड 4 के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं 3 एंड 4 की P और म्यू साइन थीटा, साइन म्यू की जगह पे 3 एंड 4 का जब यूज कर रहे हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा पी tan लैम्डा और साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan लैम्डा और इनटू डब्ल्यू। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, दैट इम्प्लाई ये हो जाएगा पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखेंगे जरा, कि साइन अपॉन कॉस, है ना, साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा। तो ये ऐसे हो जाएगा साइन लैम्डा इंटू साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इंटू साइन लैम्डा ना, बाई नहीं सॉरी कॉस लैम्डा, है ना, है ना, ये हो जाएगा हमारा। और इधर कॉस लैम्डा आ जाएगा, वो अभी देख लेंगे इसको। इधर हमारा क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो इधर से कॉस आ जाएगा एक, है कि ना, कंफर्म करेंगे एक बार। हाँ सर। तो ये फाइनली हमारा इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू साइन बी और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, या फिर कॉस ए इंटू कॉस बी साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको लिख सकते हैं कॉस लैम्डा माइनस थीटा कॉस ए माइनस बी अपॉन, अच्छा कॉस लैम्डा को इधर ही रहने देते हैं कॉस लैम्डा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा साइन लैम्डा अपॉन कॉस लैम्डा इंटू डब्ल्यू। तो कॉस कॉस तो बोथ साइड से कैंसिल हो गया हमारा। यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि P इज इक्वल टू जो मेरा होगा, जो फोर्स हम लगा रहे थे इसको, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा हमारा साइन लैम्डा अपॉन कॉस ऑफ थीटा माइनस लैम्डा। लिखने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है, तो माइनस बाहर निकाल के भी काम हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हमारा ये P क्या निकल के आया, P इज इक्वल टू, अच्छा W छूट गया यहाँ पे, P इज इक्वल टू साइन लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू। ये P क्या है हमारा, ध्यान रहे P हमारा वो फोर्स है जिस फोर्स से हम बॉडी को खींच रहे थे, और ये फोर्स लग रहा था बॉडी के ऊपर, फिर भी बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। ये वो फोर्स है, ध्यान रहे, बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, तब ये फोर्स है साइन लैम्डा अपॉन कॉस थीटा माइनस लैम्डा इंटू डब्ल्यू। ठीक ना, क्लियर। हाँ सर। सर एक लाइन एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा वाला लाइन, सर इफ द वेट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, ये वाला। पॉइंट ऑफ मूविंग, जस्ट एक सेकेंड। पॉइंट ऑफ मूविंग का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास की बात कर रही है ना, क्योंकि हम लोग जब भी किसी बॉडी को लेते हैं तो जस्ट सेंटर ऑफ मास से ही, उसका सेंटर ऑफ मास को ही मूविंग का लेते हैं। जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तो हम लोग वहां पे भी इस टाइप के क्वेश्चन को किए थे कि बॉडी अगर पॉइंट ए से बी तक जाता है तो कौन सा ए से बी तक लेके जाएंगे, चक्का पहले वाले आगे वाले चक्का को, पीछे वाले चक्का को, कौन से चक्का को। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है, उसको यहीं पे ये पचास बोला है कि द बॉडी, किधर वाला था, इधर था ना, हाँ, वेट इज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग, है ना, वेट को कहाँ कंसिडर किया जा रहा है, पॉइंट ऑफ मूविंग, सेंटर ऑफ मास पे। ठीक ना, क्लियर हुआ ये वाला चीज। हाँ सर। ठीक, अच्छा ये जो फोर्स है हमारा पी फोर्स, ये पी फोर्स क्या निकल के आया है, जब हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। अच्छा ये लिस्ट, ये जो फोर्स है ये लिस्ट कब होगा, फोर्स ये पी को जरा देखिए, जस्ट इस इक्वेशन को देखिए, और इस इक्वेशन को देख के समझ के देखिए थोड़ा, बताइए कि ये पी लिस्ट कब होगा, मिनिमम कब होगा। जस्ट इस इक्वेशन को देखना है, जब हमारा कॉस थीटा माइनस लेमडा जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम या लिस्ट, सर मैक्सिमम। मैक्सिमम। और कॉस का वैल्यू मैक्सिमम क्या होता है, सर वन। वन। एविडेंटली पी इज लिस्ट, ये जो पी फोर्स होगा हमारा लिस्ट होगा। मिनिमम फोर्स कितना, पी इज लिस्ट व्हेन कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू वन। अच्छा कॉस थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू वन का मतलब क्या हो गया, कि कॉस ऑफ थीटा माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कॉस जीरो, यानी कि थीटा माइनस लैम्डा का वैल्यू जीरो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक ना,
ठीक, कंक्लूजन यहां से लेते हैं। दिस implies P is list, that is certain maximum value of theta, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा कितना तक होना चाहिए? लैम्डा तक। लैम्डा मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर। सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू किधर गया? लिस्ट, दस implies पे इज लिस्ट, दैट इज सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू व्हेन, इसको थोड़ा इधर डाल लेते, वैल्यू व्हेन थीटा थीटा टेक्स कर लेते हैं, थीटा टेक्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू लैम्डा, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, if P be increased, P be increased, further the equilibrium will be, further the equilibrium will be, equilibrium जगह खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया, क्या हो गया भाई इसको? इधर हो जाएगा, रुकिए। द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब, इसको लिख के फिर पेज चेंज करेंगे हम लोग, है ना। विल बी डिस्टर्ब एंड द बॉडी will begin to move, begin to move. अच्छा, थ्योरी पार्ट कर लेंगे, तब वो वाला प्रॉब्लम वाला एक थ्योरम है, थ्योरम नहीं मतलब दो स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट के ऊपर बात कर लेंगे। थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट कर लेते हैं उसके बाद। डन, नोट करके कंफर्म करेंगे आप लोग। हो गया है सर। हो गया, यस सर। अब हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी हो, अगर हमारा बॉडी क्या हो, इंक्लाइंड प्लेन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, और एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से नहीं लग रहा, जैसे इसमें हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाया था ना बाहर से, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे था, इधर हम एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ इसका वेट ही होगा जो इस पे लग रहा होगा। सपोज कर लेते हैं, थोड़ा सा पहले समझते हैं फिर इसको लिखने की कोशिश करेंगे हम। मान लेते हैं कोई बॉडी है हमारा यहाँ पे, और सिर्फ इसका वेट ही लग रहा है इसके ऊपर, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ पे है, ये वाले पे। तो वेट तो हमेशा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका वेट है डब्ल्यू। और अगर ये इंक्लाइंड प्लेन पे है तो ऑब्वियस सी बात है, और वेट भी है इसके पास, तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा?
ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर लग जाएगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स। और नॉर्मल रिएक्शन जो लगता है वो ऑलवेज फॉर सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहां रख लेते हैं इसको, नॉर्मल रिएक्शन आर। ज्यादा नहीं जानते हो गया, नहीं ठीक ही लग रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने म्यू लेके चला है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो म्यू आर हो जाएगा हमारा। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन इंक्लाइंड किया है अल्फा एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमें देखना है फिर इधर क्या कंडीशन होगा इस वेट को लेके, कि जो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जस्ट ध्यान रहे इधर कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, जस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो फिर क्या क्या बन रहा है हमारा, ध्यान रहे ये जो स्टेटमेंट हम लोग लिखे हैं इधर, कि डब्ल्यू बी द वेट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन और अल्फा हमारा जो लग रहा है, यहाँ पे तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, अगर एग्जाम में आएगा तो फिर आप लोग को भी इसको लिखना पड़ेगा, 2-3 नंबर के ये आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर देंगे, इसका भी चैप्टर खत्म हो जाएगा तब देंगे, तब तक आप लोग खुद से देख सकते हैं, अभी ना देखे तो ही ज्यादा बेटर है ना। लेट डब्ल्यू बी द वेट, संडे को टेस्ट है किसका, प्रोबेबिलिटी का, तो उसको बढ़िया से रेडी कर लेना है कि फिर बाद में उसके लिए मतलब नहीं रखे पेंडिंग करके। लेट डब्ल्यू बी द वेट। सर हेडिंग, हाँ हाँ, सर हेडिंग नहीं ओ लिखा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हेडिंग लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेवी बॉडी, इक्विलिब्रियम ऑफ अ हेवी बॉडी on rough inclined on rough inclined inclined plane under a force under a force equal to, force क्या है, इक्वल टू its weight only, to its weight only, सिर्फ और सिर्फ इसका वेट ही की बात करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स कुछ नहीं लगा रहे इसके ऊपर, है ना। एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा तो फिर बात करेंगे उधर अलग क्वेश्चन में। तो हम बात करेंगे कि लेट डब्ल्यू बी द वेट, डब्ल्यू बी द वेट of a body resting on a plane inclined at a angle alpha to the horizon, to the horizon. Let the body is just resting on the, अच्छा W यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, सबसे बेटर होगा ये, on the point of moving. Let the body just resting on the point of moving, point of moving down to the plane, down to the plane. Let F is equal to mu r be the limiting friction, limiting friction, जहां पे R क्या हमारा, where R is normal reaction, normal reaction and it's, it होगा ना, it acts upon नहीं, it's, it acts of the plane. फोर्स को इक्वेट किया जाए
तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम फोर्स को इक्वेट करते हैं। तो डब्लू लग रहा है इधर, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो क्या हो जाएगा डब्लू का कंपोनेंट, डब्लू कॉस 90 माइनस अल्फा, मतलब साइन अल्फा। और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा हमारा, इस डब्लू का कंपोनेंट सीधा ही लग रहा है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज डब्लू साइन है उधर, तो कॉस इधर हो जाएगा, डब्लू कॉस अल्फा। ठीक ना, सीधा ही है ना, नॉर्मल के ठीक साथ साथ है भाई। ये दो पिक्चर में भी बना लेंगे आप लोग भी, ये वाला 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। बाई इक्वेटिंग द फोर्स, बाई इक्वेटिंग the forces along and perpendicular, along and perpendicular direction to the inclined plane, direction to the inclined plane, inclined plane, we have, r को कौन बैलेंस कर रहा है, r को बैलेंस कर रहा है w cos अल्फा। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, w cos अल्फा। सर मेरा तबीयत थोड़ा खराब लग रहा है, तो मैं आज कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। सर आप प्लीज आज का रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, बिल्कुल। ठीक है, सेहत का ध्यान रखिए, आप लीव कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा हमारा। और इस एफ को कौन बैलेंस कर रहा है, तो डब्ल्यू साइन अल्फा, यानी कि डब्ल्यू साइन अल्फा, या फिर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा हो जाएगा हमारा। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। और डब्ल्यू साइन अल्फा एफ के इक्वल है, तो एफ हमारा म्यू आर के इक्वल है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको म्यू आर के तब इक्वेशन 2 दे देते हैं। म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज डब्ल्यू साइन अल्फा, इसको 2 बोल देते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से, फ्रॉम 1 एंड 2 के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल हो जाएगा हमारा। अगर लैम्डा हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये तो हमारा कंडीशन फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक कर दे से, इफ लैम्डा बी द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन of the body and the inclined plane, and let me know the angle of friction of body and the inclined plane, then mu is equal to क्या हो जाएगा, tan lambda। और इधर हमें दिख रहा है कि म्यू इज इक्वल टू, इसको 3 बोल देते हैं और इसको 4 बोल देते हैं। तो हम 3 और 4 में क्या देख पा रहे हैं कि म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा और म्यू इज इक्वल टू 10 लैम्डा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि फ्रॉम 3 एंड 4 ध्यान रहे, इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रेस्ट में है, तब ये कंडीशन रेस्ट में है, तभी तो ये फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है फोर्स। और फोर्स का जो रिजल्टेंट है, फाइनल रिजल्टेंट, ये अलजेब्रिक सम, वो 0 है, क्योंकि इसको अगर लेफ्ट हैंड लेके आए तो आर माइनस डब्ल्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा बैलेंस कर रहा है दो फोर्स को। तो 3 और 4 के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि टेन अल्फा जो होगा वो इक्वल होगा टेन लैम्डा के, इक्विलिब्रियम पोजीशन में। यानी कि अल्फा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है और जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये दोनों इक्वल कब, जब हमारा बॉडी रेस्ट में है किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, तब। ठीक।
This follows that this follows that if a body be on the plane, on the point of sliding now, sliding down an inclined plane under its weight, कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा हुआ है, under its own weight, the angle of friction, the angle of friction, angle of friction मतलब लैम्डा, must be equal, must be equal। अच्छा, must be equal, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिमिटिंग की बात किया इधर, है ना। लिमिटिंग है तभी हमारा F इज इक्वल टू म्यू मार लिए थे, कहाँ गया वो? हाँ, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये कंडीशन है तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा से बड़ा अगर, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अल्फा बड़ा, तो फिर बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगा, मूव करना शुरू कर देगा। मस्ट बी इक्वल। क्या हो जाएगा? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू द, क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे क्या सर? नहीं, दीपक का कुछ है सर। माइक में इको आ रहा है, माइक में इको आ रहा है, सबको इको आ रहा है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है मिक को? मस्ट बी इक्वल टू द इंक्लाइन, टू द inclined of the inclination of the plane, inclination इको आ रहा है क्या सबको बीच बीच में? No, sir. inclination of the plane, or in other words, inclination of the plane, inclination of the plane to the horizon, is equal to the angle of friction, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो आज हम लोग दो चीज देखें यहाँ पे, कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा के अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रख रहे हैं तो क्या कंडीशन, और अगर इंक्लाइन प्लेन पे है तो क्या कंडीशन। इंक्लाइन प्लेन पे अल्फा इज इक्वल टू हमारा लैम्डा होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए हमारा, कोई एक्स्ट्रा फोर्स बाहर से नहीं लग रहा है। और वहां पे थीटा इज इक्वल टू लैम्डा होना चाहिए था। थीटा क्या था? कि फोर्स का एंगल था हॉरिजॉन्टल के साथ, जो भी फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे थे उसके ऊपर, तब जाके हमारा क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। अगर इससे बढ़ाते हैं हम अगर, तो फिर हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, आप इसको खुद सोच के देख सकते हैं कि अगर कोई स्केल वगैरह है आपके पास, तो कुछ बॉडी उसके ऊपर रख दीजिए, जैसे शार्पनर रख दीजिए उसके ऊपर, और थोड़ा सा उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन करते जाइए, इंक्लाइन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक समय आएगा कि वो बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। तो वो जो अल्फा है, वही अल्फा लैम्डा के जब तक इक्वल है और लेस देन है, तब तक वो क्या कर रहा है, हमारा स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन जैसे अल्फा एंगल जो है वो लैम्डा से ज्यादा हो गया, क्योंकि ये लिमिटिंग है इसलिए इक्वल की बात कर रहे हैं, ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम की बात करेंगे हैवी पार्टिकल पे, लेकिन वहां पे वेट्स के साथ साथ, नहीं ये तो हो गया हमारा। रफ कर्व के ऊपर बात करेंगे कि कोई पार्टिकल, ये तो प्लेन पे था, हम कर्व के ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें और कुछ है क्या? इक्वल टू इट्स वेट्स वाली ना। अच्छा, और भी था इसमें फोर्स कुछ अप्लाई करने के बाद, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको रखते हैं शायद।
होल्ड पे इक्विलिब्रियम ऑफ हैवी बॉडी ऑफ इंक्लाइंड प्लेन फोर्स इक्वल टू इट्स वेट्स ओनली। एक्स्ट्रा फोर्स कुछ लगाना पड़ रहा है इसमें। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में रफ कर्व के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे प्लेन नहीं होगा, ये तो प्लेन की बात की है हम लोग अभी। उसके बाद हम बात करेंगे रफ कर्व के ऊपर। आज इतना ही रखते हैं, कल तो क्लास नहीं होगी आप लोगों की, लेकिन परसों से फिर कंटिन्यू क्लास होगा। और एक दिन और क्लास आप लोगों का बंद रहेगा, और वो शायद 24 तारीख को बंद रहेगा। मे बी वो ये है कि क्लास उस दिन हो भी सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्या, नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे हम लोग। डन।